अच्छा, तो कल हमने डिटेल्ड ओवरहेड को समझा था कि ओवरहेड्स होते क्या है। ठीक है, हमने सब उसके बारे में समझा था कि जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं एक कॉस्टिंग के अंदर जो जो हमने टैकल करने होते हैं वो सारे ओवरहेड्स में जाके गिरते हैं। ठीक है, अगर तो कोई डायरेक्ट मटेरियल है उसकी अलग ट्रीटमेंट है, अगर तो डायरेक्ट लेबर है उसकी अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन किसी भी किस्म का इनडायरेक्ट खर्चा, चाहे वो मटेरियल का है, लेबर का है या उसके अलावा है, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं या नॉन प्रोडक्शन के हैं, वो सारे ओवरहेड की छतरी के नीचे जमा होते हैं। ठीक है, और उनका जो होता है मसला ये होता है कि उनकी हम कॉस्ट अपनी जो हमारी प्राइसिंग होती है उसके अंदर लोकेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए ये सारा जो स्टैंडर्ड है ये तारुफ इसका हुआ था कि भाई आपने उसको इतना छोटा करते जाना है कि उसका आप पर यूनिट निकाल सको कि यार ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितना खर्चा आ रहा है ओवरहेड का। क्योंकि वही बात है कि मटेरियल निकालना आसान होता है कि मैंने अगर बिरयानी की प्लेट बनाई है तो उसमें चावल कितने डले हैं, मसाला कितना डला है, लेबर को मैंने कितने पैसे दिए हैं जो खास वो काम कर रहा था। लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा है, वो जो छोटा मेरी टेबल साफ कर रहा है, ये जो पंखे, लाइट्स, गैस, इनडायरेक्ट जो चीजें इन्वॉल्व हैं उस बिरयानी के बनने में, उनकी कॉस्ट को कैसे मैं उस कॉस्ट में कॉर्पोरेट करूं कि मैं अपनी कॉस्ट निकाल सकूं और उसके ऊपर प्रॉफिट रखकर मैं अपनी प्राइस बता सकूं आवाम को। तो इसके लिए ये सारा स्टैंडर्ड था। अब जल्दी जल्दी इसको क्विक गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है? लुब्रिकेंट, क्लीनिंग सप्लाईज। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर क्या हो सकता है? सुपरवाइजर सैलरी। एक तो है वो मेरा जो मजदूर जो काम कर रहा है, वो नहीं, सुपरवाइजर सैलरी जो खुद काम नहीं कर रहा लेकिन काम करवा रहा है। अगर वो ना होता तो शायद लेबर भी काम ना करते, तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे पास एसेट ही नहीं है चीज बनाने के लिए तो ये मैं अपनी प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा और इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन भी मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग ही नहीं है, छत ही नहीं है जिसके अंदर मैं अपनी फैक्ट्री चला सकूं, तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा, चीजें बना कैसे पाऊंगा? तो इसके लिए उसका जो रेंट है वो भी मेरे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कॉस्ट के अंदर। आया वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही क्यों नहीं है? तो ये पूरा इसीलिए ओवरहेड का ये सारा स्टैंडर्ड है। अच्छा, जल्दी जल्दी सबको रिकैप करते हैं। अच्छा, ओवरहेड्स की ना कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ टाइप्स हैं, उनकी बेसिस है। ठीक है, एक होते हैं ओवरहेड जो कि अपने फंक्शन, अपने काम के जरिए से समझे जाते हैं, जिस तरीके से प्रोडक्शन वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और फिर कुछ होते हैं जो एलिमेंट वाइज होते हैं, जिस तरीके से इंडायरेक्ट मटेरियल है, इंडायरेक्ट लेबर है या इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर कुछ बिहेवियर होते हैं, मतलब वो फिक्स हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं। फिक्स जैसे कि आप कह सकते हो आपका रेंट है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसके अलावा कोई आपकी फिक्स कोई किसी भी किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपने लोन ले रखा है, उसका हर हर माह फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटा जो आपके ऊपर प्लेट आपसे रेट लेता है हर महीने, कहता है मैं जितना कमीशन लूंगा एक आपकी प्रोडक्ट बेचने पे। ठीक है, या फिर सुपरवाइजर है, सेल के हिसाब से सैलरी ले रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वेरिएबल में आ सकती है। ठीक है, अच्छा, सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं कि एक हद तक फिक्स होते हैं, उसके बाद सेमी उसके बाद वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कोई टेली कम्युनिकेशन का निजाम है, पीटीसीएल उनसे 3,000 तक फिक्स लेता है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा कोई कॉल्स करते हैं या कोई भी नेट इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर भी बिल आ जाता है। तो 3,000 तक फिक्स है, लेकिन 3,000 से ऊपर जो भी बिल होगा वो वेरिएबल है। तो ये सेमी वेरिएबल हो, इसका बिहेवियर हो गया। तो इसके अलावा इसके बाद आगे बढ़े तो फिर कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर, ये टर्म्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं सबका आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट सी को बोलते हैं। जिसमें कोई खर्चा हो रहा है ना जिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो कॉस्ट सेंटर है। चाहे वो सर्विस वाला ही क्यों नहीं है, अगर एक सर्विस वाला डिपार्टमेंट है और उसके अंदर कोई खर्चा नहीं हो रहा, ठीक है, जिस तरीके से मस्जिद है, ठीक है, तो मस्जिद में खर्चा नहीं हो रहा तो वो हम उसका कह सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कॉस्ट सेंटर, कोई डिपार्टमेंट है जिसके अंदर खर्चा हो रहा है, वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाले हो गए, असेंबली वाले हो गए और फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, एक बना रहे हैं, एक चीजों को असेंबल कर रहे हैं और एक उनको पैकिंग शेकिंग करके फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। फिर सर्विस कॉस्ट सेंटर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारी डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनका होना भी लाजमी है और उसके अंदर खर्चे भी होते हैं। मेंटेनेंस वाले, स्टोर्स वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। ठीक है, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे बड़े अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, आपका एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर खर्चे तो हो रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन के अंदर, तो सर्विस कॉस्ट डिपार्टमेंट्स में ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने सोचा था कि अब इनको मैं अपनी कॉस्ट के अंदर, अपनी प्राइसिंग के अंदर
इनकॉर्पोरेट कैसे करूंगा, तो उसके हमने दो तरीके कल, एक तरीका कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसके होते दो तरीके हैं। एक था डिपार्टमेंटल मेथड, वो सारा लंबा तरीका कि हम पहले सारी अपनी कॉस्ट उठाते थे कि हमारी कॉस्ट क्या क्या है, जिस तरीके से कल के सवाल में वो फैक्ट्री रेंट था, इंश्योरेंस थी, डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। और फिर हमने उनको इकट्ठा करके उनको पहले एलोकेट किया। अच्छा, ये एलोकेशन समझने वाली बात है। एलोकेशन तब होगी जब अगर वो डायरेक्टली एलोकेट हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली असाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजली का बिल आप मिसाल ले लो, मैंने कल भी इसकी मिसाल दी थी। अगर तो हर डिपार्टमेंट के बाहर अलग बिल का मीटर लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा यार इस डिपार्टमेंट का कितना बिजली का बिल है, इस डिपार्टमेंट कितना बिजली का बिल है, तो उनको हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। कॉमन कॉस्ट नहीं है, हर डिपार्टमेंट का अपना खर्चा है, ठीक है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, वो किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता। जिस तरीके से अगर पूरी फैक्ट्री का रेंट हो, ठीक है, उसके अंदर 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको असाइन कैसे करूं मैं, उसके लिए कोई ना कोई हम बेसिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या अगर ये तो ना इंसाफी होगी, अगर मेरा 1 लाख का रेंट आता है एक फैक्ट्री का, और उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर कैंटीन भी है और एक क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, ना इंसाफी होगी अगर मैं उस 1 लाख को डिवाइडेड बाय 5 कर लूं और उस कैंटीन को भी हिस्सा दे दूं कि भाई तू भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो और उसमें 20,000 रुपया दे हमें महीने का। तो कैंटीन कहेगी भाई मैं तो यार 2 बंदों की खड़े होने की जगह नहीं है मेरे इस एरिया फ्लोर एरिया में, और तुम मुझे भी 20,000 किराया दे रहे हो, जबकि वो डिपार्टमेंट इतना बड़ा है जिसके अंदर 10 मरले के, मतलब सपोज 10 मरला भी छोटा, आप समझो कि कनाल की वहां पे प्रोडक्शन हो रही है, मशीनें पड़ी हैं, लोग घूम रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और उसको भी सिर्फ 20,000 जा रहा है, तो वो अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट हो जाती है एक्सपेंस की। तो इसीलिए हम उसको एलोकेट अपोर्शन करते हैं किसी न किसी बेस के ऊपर, और वो जो भी सूटेबल क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से हम उसको एलोकेट करते हैं। ये कुछ हमने कल बेसिस पढ़ी भी थी यहाँ पे, ये सारी ये आपको पता भी है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई जमीन का हिस्सा है, कोई टुकड़ा है, उसको हम फ्लोर एरिया पे कर देते हैं, ठीक है। कोई भी मिसाल ले लो, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सुपरविजन, कैंटीन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, तो जहां जितने ज्यादा बंदे काम कर रहे होंगे उस हिसाब से होगा, ठीक है। ओवरहेड के जो स्टोर या कीपिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो जितना ज्यादा जहां मटेरियल पड़ा है, जहां जितना ज्यादा खर्चा है कि कोई चीज एक्सपायर हो सकती है, उस हिसाब से मैं वहां पे एलोकेशन करूंगा इसकी। लाइटनिंग या हीटनिंग, कल हमने मिसाल ली थी कि जहां ज्यादा बल्ब होंगे तो वहीं पे ज्यादा खर्चा होना चाहिए, वही ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ज्यादा खर्चा जाना चाहिए, या फ्लोर एरिया के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी हम अपोर्शनमेंट करते हैं डिपार्टमेंट्स को, और फिर हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट, यानी तू हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में डायरेक्टली, तो तुझे हम क्यों खर्चा एलोकेट कर रहे हैं, तो हम उनके भी खर्चे जो हैं उठा के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको एलोकेट कर देते हैं। देखो, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली, ठीक है, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है डायरेक्टली, तो चाहे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन हमने कॉस्ट के अंदर वो सारे डायरेक्ट खर्चों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तो इसलिए हम उनके खर्चे उठा के भी रीअपोर्शन कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फिर आखिर में हमारे पास स्टेप होता है जो हमने कल किया भी था कि हम कोई ना कोई बेसिस लेते हैं, जिस तरीके से कल हमने मशीन आर की बेस ली थी, और उस हिसाब से हम ओवरहेड को चार्ज करते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हम आगे जाके ओआर पर यूनिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टेप होता है डिपार्टमेंट्स के अंदर कि अगर आपने डिपार्टमेंट के तरीके से आपने एलोकेशन करनी है और ओवरहेड की, ठीक है। और दूसरा आज हमने तरीका पढ़ना है ये ब्लैंकेट रेट मेथड, ये बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि डिपार्टमेंट वाला क्यों इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट रेट मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं। जाहिर एक चीज के अगर दो तरीके हैं तो दोनों के अलग फायदे होंगे, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा कोई सूटेबल होगा, तो ये आज का हमारा एक नया एजेंडा है, ये आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, डिपार्टमेंटल मेथड, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जहां डिपार्टमेंट्स होते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी होती होगी जहां पे इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते होंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट, ठीक है, ज्यादा फ्लोर एरिया वाले, बंदों वाले, ठीक है। और एक उसके मुकाबले में कोई ऐसा भी मेथड होना चाहिए जहां पे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। उसके लिए इस्तेमाल होता है ये ब्लैंकेट रेट मेथड। ये जो छोटी कंपनी होती हैं जिनके अंदर डिपार्टमेंट्स की इतनी डिस्टिंक्शन नहीं होती, ठीक है, तकरीबन सिमिलर नेचर के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और होते भी हैं तो उनमें इतना कोई तजाद नहीं होता, ठीक है, इतने बड़े एरिया पे वो डिफरेंस नहीं होता उनके दरमियान, तो वहां पे ये ब्लैंकेट रेट मेथड इस्तेमाल होता है। तो ये आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि डिपार्टमेंटल मेथड बड़े पैमाने की एंटिटीज के अंदर इस्तेमाल होता है, जबकि ब्लैंकेट रेट मेथड जो होता है वो स्मॉल एंटिटी पे इस्तेमाल होता है। दूसरा, आपने वहां पे नोट किया होगा कि हम जो है प्रोडक्ट्स को बाद में एलोकेशन करते हैं, और अलग हर किसी को अलग अलग लेके चल रहे थे। हमने कल जो दो मिसालें ली थी कैंडी और बिस्किट की, तो मैंने कैंडी को अलग एलोकेशन की थी पहले, उसका मैंने ओआर पर यूनिट अलग निकाला था, और स्पेशली फिर बिस्किट का मैंने ओआर पर यूनिट अलग निकाला था। तो लगता है कि जैसे कैंडी अलग है, बिस्किट अलग है, ठीक है, लेकिन ब्लैंकेट रेट मेथड के अंदर हम प्रोडक्ट्स उन्हीं के ऊपर ये मेथड लगाएंगे जो कि सिमिलर होंगी,
ठीक है, सिमिलर इन सेंस के उनकी ज्यादा कोई दरमियान फर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक दोनों ही कैंडीज हैं, ठीक है, या दोनों ही बिस्किट हैं, ठीक है, पिलो है और साथ उसके दूसरा पिलो है, ठीक है, नाम उनके अलग अलग हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल होगा कि नेक रिलीवर होगा और कोई कॉमन पिलो होगा, लेकिन सिमिलर होंगे नेचर में, ठीक है। और फिर उनमें डिपार्टमेंट्स में कोई डिस्टिंग नहीं होगी, जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि डिपार्टमेंट्स में कोई फर्क नहीं होगा वहां पे, तो वहां पे लगेगा ब्लैंकेट रेट मेथड। और इसी की अगर अपोजिट बातें हों तो वो डिपार्टमेंटल मेथड में चलेंगी। अब ये होगा क्या, ये बहुत सिंपल तरीका है और इसमें हम डिपार्टमेंट्स में नहीं घुसेंगे, ठीक है। उधर हम डिपार्टमेंट्स में पहले हमने वो नाम लिखे थे पूरे पूरे, पी ए पी बी पी सी, और फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई, वो सारा हमने उसको एलोकेशन करके फिर सर्विस डिपार्टमेंट वाई को निकाला था, वो सारा आपको याद आ रहा होगा। और फिर उसके बाद हमने कोई बेसिस बनाई थी, हमने कल आर्स मशीन आर्स की बेसिस बना के एलोकेशन की थी, और फिर हमने वो जो प्रोडक्ट्स हमारी होती है उनको हमने एलोकेट कर दिया था। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे हमने करना क्या है कि जितने भी हमारी कॉस्ट बकेट्स होती हैं, कॉस्ट बकेट्स आपको याद आ रहा होगा, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं हम उनको एक कतरा 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 एक बाल्टी के अंदर गिराते जाते हैं, और पूरी बाल्टी जब उस खास खर्चे की भर जाती है उसको कॉस्ट बकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल मैं आज थोड़ा सा एक डिटेल से समझा दूं। सर जी थोड़ा सा डिपार्टमेंटल रेट भी थोड़ा सा साथ ही बता देना, मतलब कहाँ कंपैरिजन करवा देना, डिफरेंस करवा देना दोनों में। चलो वो कर लेंगे, पहले जरा ब्लैंकेट रेट समझ लें। तो एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन है ए, मशीन है बी, और इसी तरीके से बिल्डिंग है ए, और इसी तरीके से और क्या हो सकता है, व्हीकल है एक्स, ठीक है। इनकी अपनी अपनी डेप्रिसिएशन आती थी। इसकी सपोज 5,000 थी मशीन की, इसकी 4,000 एक साल में आई, इसकी ज्यादा 1 लाख आ गई, ठीक है, और इसकी 6,000, ठीक है। अब जब हम इन सारों को खर्चों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, सबकी डेप्रिसिएशन को, तो ये हमारे पास जितने भी कतरों से एक बाल्टी भरी है ना, इसको कहते हैं कॉस्ट बकेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के जितने भी खर्चे हुए थे उन सब की ये कॉस्ट बकेट है, ठीक है। तो हमारे पास एक सवाल है, उसको देखते हैं अब। ये हमारे पास कॉस्ट बकेट्स हैं, डेप्रिसिएशन की, फ्यूल की, रेंट की और इंश्योरेंस की, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले सबको लेते हैं, डेप्रिसिएशन, रेंट, फ्यूल और इंश्योरेंस। 1,000, 8,000, 2,000 और 9,000, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी बकेट्स का मैंने सम ले लिया, इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट बकेट। नहीं, कॉस्ट बकेट्स तो ये है ना जिनके अंदर अपनी खास खास चीजें हैं, बिल्डिंग की, मशीन की, व्हीकल की, ठीक है, उनसे इकट्ठे होके ये 1,000 की अमाउंट आई है, 10, 20, 50, 100 इकट्ठे होके, ये होता है कॉस्ट पूल। जब कॉस्ट बकेट्स इकट्ठी होके हम किसी तालाब में गिराते हैं तो पूल जो होता है वो कॉस्ट पूल होता है, ठीक है। ये है हमारी टोटल ओवरहेड कि जितने भी हमारे खर्चे हैं ओवरहेड के, ये सारे ओवरहेड है ना ऊपर ये सारे, तो इन सब के खर्चे मैंने मिलाए तो मेरे पास टोटल ओवरहेड आ गए, ठीक है। अब मैंने इस मेथड में क्या करना है, ब्लैंकेट रेट मेथड में, कि मैंने सारे ओवरहेड्स ले लेने हैं, ठीक है। और फिर मैंने जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल ले लो कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी बनाती है और ये सारे सिमिलर नेचर की हैं, ठीक है। अगर तो ये डिफरेंट नेचर की होती तो फिर तो डिपार्टमेंटल मेथड लगता। तो हमने ये जो हमारी 4 प्रोडक्ट्स हैं इनको ले लिया, ठीक है। और हमारी कंपनी ने 1,000 यूनिट ए के बनाए, 2,000, 500 और 900, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट्स आ गए। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे साथ चाहिए कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, बेसिस जो है ना कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बेसिस की बात करूं ना, आपके लेवल पे ना दो ही होंगी, या तो होगी मशीन आर, जिस तरीके से हमने डिपार्टमेंट में देखा था, और लेबर आर,
किसी भी यूनिट को जज करने के लिए ना कंपनी को एक पैरामीटर रखती है कि कौन सी जो चीज है वो बनने में कितना टाइम लेती है, ठीक है। या तो मशीनार के बेसिस पे, अगर तो कंपनी में ज्यादा मशीनें चलती हैं, ठीक है, लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम है, तो मशीनार की बेसिस पे कंपनी उसको जज करेगी। या फिर लेबर आर की बेसिस पे, अगर कंपनी में मशीनें एक दो है लेकिन लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे सवाल में कल हमने मशीन आर देखा था, आज लेबर आर की मिसाल ले लो कि एक ए को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं लेबर के, बी को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, सी को बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, और डी को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने तमाम यूनिट्स देखो, अब जरा नोटिस करना, वहां पे ना हमने ना प्रोडक्ट्स को ना अलग अलग ट्रीट किया था, कैंडी को, बिस्किट को। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो मेरे प्रोडक्शन का मैंने सम ले लिया कि टोटल मेरी कंपनी कितने यूनिट्स बनाती है। हम इनको क्यों इकट्ठा करके लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारी सिमिलर नेचर की हैं, ठीक है, इनको इकट्ठा ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सबका सम ले लिया यूनिट्स का, और फिर मैंने देखा कि टोटल कितना टाइम लगता है अगर मैंने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं। ये तो था ना, एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, कंपनी ने एक 1,000 यूनिट्स बनाए, तो टोटल को कितना टाइम लग गया होगा, 2,000। ये 2,000 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये 1,500 मेरे ख्याल से आ जाएगा, 750, ठीक है। और ये 2100, 2200, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, टोटल आवर्स। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा रिकैप कर ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी कॉस्ट बकेट्स को देखा, 1,000, 8,000, 2,000, 9,000, ये मेरी कंपनी के ओवरहेड्स हैं, ठीक है। मैंने उनका टोटल ओवरहेड ले लिया, यहाँ पे मेरी कहानी रुक गई थी। फिर मैं आया प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो यूनिट्स बन रहे थे उनका समअप ले लिया कि टोटल कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बनाती है। और हर, ये सवाल आपको बताएगा ये बात, ठीक है, कि हर प्रोडक्ट के बनाने में 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, 3 घंटे लगते हैं। तो मैंने टोटल आवर्स निकाल लिए, ठीक है, टोटल लेबर आवर, सिर्फ डिफरेंस देने के लिए कि हाँ अभी मशीन इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ए के जो 1,000 यूनिट्स मैंने बनाने हैं तो उसको 2,000 घंटे लगेंगे, बी के जो 2,000 यूनिट्स बनाने हैं उन पे 2,000 घंटे लगेंगे, सी के 500 यूनिट बनाने पे 750, और डी के 900 यूनिट बनाने पे तो 2,700 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टोटल घंटे मेरे पास हो जाएंगे 7,450, ठीक है। अब एक ब्लैंकेट रेट मेथड, जिसमें लफ्ज है ना ब्लैंकेट रेट, वो इस चीज को कहते हैं कि मैंने क्या करना है कि टोटल घंटे मुझे कितने लगे, 4,400 यूनिट्स बनाने में, ठीक है। तो मुझे पता चला कि अगर मैं सबको एक ट्रीट करूं ना, क्योंकि सिमिलर नेचर के हैं, तो ऑन एवरेज मुझे एक प्रोडक्ट बनाने पे 1.69, तो शॉर्ट कर लेते हैं, 1.7 घंटा लगता है एक यूनिट बनाने पे। इसको सपोज करो कि कोई कॉमन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैं तो ज्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ भारत। क्यों हम इनको कॉमन प्रोडक्ट ट्रीट कर रहे हैं, फिर वही बात के सिमिलर नेचर के हैं, काम आसान कर रहे हैं, ठीक है। आप इनका भी एवरेज लोगे ना तो यही आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ए को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, बी को बनाने में 1 घंटा, एक यूनिट बनाने में, और सी को बनाने में 1.5 घंटा, और डी को बनाने में 3 घंटा, मैंने टोटल घंटे निकाल लिए। इसका मतलब यह है कि ऑन एवरेज चारों प्रोडक्ट्स को बनाने में 1.7 आवर लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लैंकेट रेट। अगर सवाल में पूछना ब्लैंकेट रेट कैसे निकालना है, तो इसका फार्मूला है, यहाँ लिखा हुआ है, अलग से लिख लेते हैं, टोटल ओवरहेड, मैंने डिवाइडेड बाय टोटल बेस। अब ये बेस कुछ भी हो सकती है, लेबर भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, ठीक है। अब मैंने
ये तो निकाल लिया कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाने में 1.7 आवर्स लगते हैं, ठीक है। इसको जरा एक मिनट भूल जाओ, मैं आपको ना फॉर्मूले से लेके चलता हूँ आसान तरीके से। इसको छोड़ दो, थोड़ी चीजें आसान कर। अच्छा, फिर से शुरू करते हैं, कहानी समझना आप। मुझे बताया गया है कि मेरी कंपनी ने ए के 1000 यूनिट्स बनाए, बी के 2000, सी के 500 और डी के 900, ठीक है। मुझे बताया गया कि एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, बी का 1 घंटा लगता है, सी का 1.5 और 3, इस तरीके से डी का लगता है। मैंने टोटल आज निकाल लिए सबके, और मुझे पता चला कि चारों प्रोडक्ट्स बनाने में टोटल जो मेरे पास क्या कहते हैं कि आर्स लगते हैं, लेबर आर में सवाल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है 7450। तो मुझे टोटल बेस मिल गई, ठीक है, ये है 7450, ठीक है। अब मुझे चाहिए टोटल ओवरहेड। ये रहे मेरे पास जितने भी खर्चे थे, मैंने वो टोटल कर लिया था। अब अगर मैं, कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 7450, तो ये आ गया मेरे पास। अब ये पता है क्या चीज है, ये डिफरेंट चीज है, तो भी शॉर्ट कर लेते हैं, 2.7 पर आर। ये मेरा ओवरहेड ओ ए आर पर आर है। कल भी हमने यही काम किया था, मैंने कहा नेचर सेम हो जाएगी दोनों की, समझ आ जाएगी बात। ये देखो, मैंने क्या किया कि मुझे पता चला कि टोटल हमारी कंपनी में खर्चा होता है ओवरहेड्स का 20,000, ठीक है। मैंने उनको टोटल 8 का डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 1 घंटे का खर्चा आ गया, जो होता है 2.7, ठीक है। ये बात समझ आ गई? जी जी। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है ओ ए आर पर यूनिट, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हमारा अल्टीमेट मकसद होता है ओ ए आर पर यूनिट, तो मैं ये 2.7 उठाऊंगा, ठीक है। 2.7 का खर्चा होता है 1 घंटे में, ठीक है। और एक कितने घंटे लगता है बनने में? 2 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि 5.4 का खर्चा होगा ओ ए आर का एक यूनिट बनने में। इसी तरीके से बी पे आ जाओ। 2.7 का खर्चा होता है कंपनी में, टोटल आर्स का जो हमने निकाला है ओ आर पर आर, 2.7 का खर्चा होता है 1 घंटे में कंपनी में। उसमें बी घंटे लेता है 1 घंटा, तो मतलब यह है कि बी का एक प्रोडक्ट बनने में 2.7 का खर्चा होता है। सी पे आ जाओ। 2.7 का खर्चा 1 घंटे में, और कितने घंटे लेता है सी? 1.5 घंटा, तो 4.05। डी पे आ जाओ। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने निकाली घंटे खर्चा, और जितने जितने घंटे जो उस्ताद ले रहा था उसको उसके हिसाब से उसको मैंने घंटे पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक यूनिट का खर्चा आ गया। ये होता है ब्लैंकेट रेट। यहाँ पे मैंने कोई डिपार्टमेंट्स में से नहीं गुजारा, यहाँ पे कोई सर्विस डिपार्टमेंट की गेम नहीं है, यहाँ पे कोई रीअपोर्शनमेंट नहीं हुई। वो 3 मेथड लगे, रेसिप्रोकल, स्टेप डाउन और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैंने क्या किया, बहुत आसान बात है, ठीक है, इनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना कि हमने टोटल ओवरहेड लेने हैं। तो ये फार्मूला याद रखोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे मकसद पे, ठीक है। आगे से मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय सिंगल प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक पेज। बस ये फार्मूला याद रखना है, तो आपके हर सवाल इस तरीके से हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक ही चीज को देखो आप मेरे साथ। आपने पहले ओवरहेड निकालना है टोटल, ये आगे आपके ओवरहेड टोटल। फिर मैंने टोटल निकालना है बेस का, वो लेबर भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, हमारे सवाल में लेबर हमने लिया, ठीक है। मैंने उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल आते गया, और मैंने उसका टोटल निकाल लिया बेस का, ठीक है। फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया उसके साथ, तो मेरे पास जो अमाउंट आई, उसको अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बेस के साथ, यानी कि प्रोडक्ट की बेस के साथ मिलाऊंगा, जो हमारे बेस में लेबर आर हमारे सवाल में हमने बेस रखी है, ठीक है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, तो मेरे पास उस प्रोडक्ट की ओ आर पर यूनिट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास था ब्लैंकेट रेट मेथड। दोनों तरीकों से हमें ओ आर पर यूनिट हमने निकाल लिया। अगर मैंने यहाँ सेव किया था उसको, हाँ ये पड़ा है। कल भी हमने इतनी मेहनत की थी, तकरीबन हमने 1.5 घंटा लगाया था सिर्फ और सिर्फ इस उस्ताद को निकालने के लिए। कल आप देख रहे थे कि
कि हमने शुरू से ही दोनों को अलग अलग ट्रीट किया। पहले मैंने डिपार्टमेंट से निकाल लिया सबका OAR पर आर, और फिर मैंने हर हर प्रोडक्ट को अलग इज्जत दी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट थी, ठीक है। हमारे सवाल में डिस्टिंक्ट नहीं है, तो मैं टोटल सबको मल्टीप्लाई करके टोटल सबकी बेस ले ली और उसको डिवाइड करके ये जो है ना, ये 2.7 ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। हम इंज्यूम कर रहे हैं कि सब प्रोडक्ट को 2.7 पर आर लगता है ऑन एवरेज बनने में, और फिर को सबके अपने अपने रेट के हम लेबर आर के साथ मल्टीप्लाई करते गए तो हमारे पास OAR पर यूनिट आ गए, और यहाँ पे भी हमने OAR पर यूनिट निकाले थे। तो ये फर्क है दोनों में। लेबर हार पर यूनिट वो देगा? हाँ वो देगा, या ब्लैंकेट रेट मेथड के एमसीक्यूज में भेजूंगा ना, उसमें आप देखोगे कि वो आपको ये देगा। या अगर आपको नाम ही देना तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या पता आपको टोटल आर देता रहे वो, ठीक है, तो क्या पता आपको टोटल बेस ही दे दे वो। तो ये भी हमने पहुंचना ये है, वो पहुंचने का तरीका ये है। तो अगर हम डायरेक्टली हमें वो ये दे दे तो हमें जरूरत ही नहीं उनकी। आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, आप ज्यादा ना उसमें अगर कंफ्यूज हो ना, आपने बस ये ये फार्मूला याद रखना है। ये डिपार्टमेंटल रेट में बताना, थोड़ी सी एक चीज पूछनी थी। ये 2639 ये चीजें कैसे निकाली थी? एक मिनट में आता हूँ दोबारा उसमें। कहाँ पे, एक दो पूरा रिकैप कर देता हूँ, कहते हो तो। डिपार्टमेंटल रेट में वो पर यूनिट कैसे निकाले थे? ये नीचे नीचे आके ना, ये 32 30.2 या 2639, ये हॉर पर यूनिट या हॉर पर OAR पर हॉर या OAR पर यूनिट। ये हमने ये निकाले थे ना, ये मेरी जान, ये ये वाले। तो ये तो एक प्रोडक्ट के निकाले हैं सिर्फ। नहीं नहीं, ये हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं आई ना, ये हमारे पास डिपार्टमेंट से हम निकले थे। हमने क्या किया पहले कि पहले हमने सारे खर्चे उठाए जिस तरीके से आज हमने उठाए, ठीक है, उनको हमने किसी न किसी बेस के अंदर डिपार्टमेंट्स में लोकेट कर दिया, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट को अल्लाह हाफिज का यहाँ पे ये 3 तरीके लगाए कि किस किस तरीके से हम इनको 0 0 करके और उनके खर्चे हम यहाँ पे हमने रीअपोर्शन कर दिए, ठीक है। तो ये सारे हमसे अलग होते गए और हमारे पास सारा खर्चा जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीएलोकेट होता गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। हमने क्या किया, अब हमारे पास ये कौन सी चीज है, अच्छा ये रिपीट हो गया, खैर। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाओ ना, देखो सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गए और हमारे पास टोटल एलोकेटेड डिपार्टमेंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कोई ना कोई बेसिस रखी। अब ये बेसिस एलोकेशन की कोई भी हो सकती है, ये आपके लेवल मैंने बताया था, या तो लेबर होगी या तो मशीन आर होंगी, ठीक है। ये आपको सवाल बताएगा। ये देखो ये जो थी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे हमारे सवाल में भी ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये वहां से मैंने उठाई थी। तो मेरे सवाल मैंने कहाँ फेंक दिया वो वाला। तो अच्छा, जब उनको उनसे डिवाइड किया ना, तो जिस तरीके से आज हमने ना इसके साथ डिवाइड किया ओवरहेड्स के खर्चों को, और हमारे पास ये आ गया ना और OAR पर आर, तो उस वक्त भी जब हमने इन डिपार्टमेंट के खर्चों को मशीन आर्ट्स का डिवाइड किया तो हमारे पास OAR पर आर आ गया, ठीक है। अब जो जो प्रोडक्ट जहां जिस डिपार्टमेंट में जितना घंटा लगा रही है ना, हमने देखा कि कैंडी जो है 1.5 घंटा लगा रही है डिपार्टमेंट ए में, 2 घंटे लगा रही है डिपार्टमेंट बी में, और 1.5 घंटे लगा रही है डिपार्टमेंट सी में। तो मैं उसको उस घंटों के साथ इस 30 जो दो हमारे पास आया था इसको मैं मल्टीप्लाई करता गया, तो मेरे पास उस डिपार्टमेंट का OAR पर यूनिट आ गया, ठीक है। अब सबका ऐसे ही मैंने निकाल लिया, और जब को मैंने सबको सम कर लिया तो मेरे पास इसका टोटल OAR पर यूनिट आ गया एक प्रोडक्ट का। सेम हमने कहानी बिस्किट के साथ की, ठीक है। उसी 30 जो दो हमारे पास आया उसको हमने सब पे मल्टीप्लाई करते करते ये निकाल लिया हमने टोटल OAR पर यूनिट। ये 26 ये बात कर रहे हो? ये हाँ 26 कैसे आया था? ये देखो ना, ये हमने देखा कि डिपार्टमेंट सी है ना, ये डिपार्टमेंट हम्म, सी में हमारे पास हमने एलोकेट किया जब डिपार्टमेंट सी को खर्चा तो आया 1,25,010, ठीक है। अब हमें पता चला कि वहां पे मशीन आर्स जो होती है जो गिवन होगी सवाल में आपको, वो हमारे पास ठीक है थी पता चल गया। 4800। तो हमारे पास OAR पर आर आ गया, ठीक है। हमने देखा कि जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये 26 जो हमारे पास ये वाले सब ऊपर से ये यहाँ से अमाउंट आई है, ठीक है। इनको जो है मल्टीप्लाई कर दिया कि जो जो घंटे वहां पे ले रही है तो हमारे पास OAR पर यूनिट उस डिपार्टमेंट का आ गया। जी जी सही समझ आ गई। समझ आ गई। इसी तरीके से 27 भी है, ये यहाँ से हमने उठाया था, 30 हमने यहाँ से उठाया था। ये डिपार्टमेंट के नाम पढ़ो ना, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। पता चल गया, चल गया। हाँ।
तो अब इसके बाद यही तरीका, ये तो ना लंबा तरीका था, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल मेथड, और उसके मुकाबले में एक छोटा सा तरीका जो आज हमने किया कि हमने ओवरहेड टोटल लेना है। आपने ना ज्यादा ना इसको उस इस फार्मूले में रहो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ब्लैंकेट रेट मेथड में। ये तो ऐसी बस 2 मिनट की गेम होती है कि आपने टोटल ओवरहेड निकाल लेने हैं, कोई बेस जो है उसका टोटल ले लेना है, मतलब कितने घंटे टोटल लग रहे हैं। क्या पता हमें सवाल में खुद ही बता दे कि हमारी कंपनी जो है टोटल जो है, जिस तरीके से हमारे इस सवाल के अंदर खुद ही बता दे उसमें टोटल जो है एक डिपार्टमेंट इतना घंटा लेता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इनका भी टोटल करूं, अबे यार, तो मेरे पास ये टोटल आ गए, ठीक है। तो टोटल आपने निकाल लेने के घंटे कितने लगते हैं कंपनी में, ठीक है। हमने एक लंबे तरीके से निकाला ताकि सवाल में अगर आपको वो यूनिट्स दे के आवर्स दे दे तो आप उनको मल्टीप्लाई करके उनकी टोटल आवर्स निकाल लो, और इनका सम लोगे तो आपके पास टोटल बेस आ जाएगी, यानी हमारे सवाल में टोटल लेबर आवर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उनको आप डिवाइड करोगे खर्चों के साथ इस फॉर्मूले के तहत, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस, तो आपके पास एक ओएआर पर आर आ जाएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट जितना टाइम ले रही है उसको उतने आर के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास ओएआर पर यूनिट आ जाएगा। तो ये था पूरा ओवरहेड की कहानी। और उसके बाद हमने एक छोटी सी चीज और भी देखी थी, वो भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। ये वाली अंडर एब्जॉर्प्शन वाली, कि जब हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब देखो मेरी बात समझो, इस आज इसको भी आगे लेके चलते हैं। ये आ गया ना मेरे पास ओएआर पर यूनिट, ठीक है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा ना, कितने कितने यूनिट किसके बने हैं, कितने यूनिट, इसके 1000 यूनिट बना, ठीक है। और इसका इसी तरीके से 2000 यूनिट में यहाँ अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ। असल मसला ये होता है एक्सेल में कि आप नोट करते हो ना, आपको नजर नहीं आती कि चीजें कैसे आई करी। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अच्छा मैं आपको मजे का बताऊंगा आखिर में, ये देखो। ओहो, ठीक है। अब ये है मेरे पास बजटेड ओवरहेड, ठीक है। कल भी हमने यही निकाला था यहाँ पे। ये हमारे पास बजटेड ओवरहेड आ गए जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया था यूनिट प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो उसके मुकाबले में आप अगर आपको सवाल में ना ये चीज आपसे इतनी लंबी प्रोसेस तो पूछेगा नहीं, अगर इन केस वो आपको कह दे कि हमारे पास बजटेड ओवरहेड निकाल के बताओ कि हमारे पास एक्चुअल, अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल में दे देता है कि कहता है कि एक्चुअल तो उसके मुकाबले में खर्चा हुआ है 21,000 का, तो ये अंडर है ओवर है, बताओ। 20,000 का हुआ है, हमने एक्चुअल में ये फिर हमने अब्जॉर्व कम कर दिए, तो क्या होगा अंडर हो ये, गया। हाँ, तो अंडर एब्जॉर्प्शन। और फिर ये एमसीक्यूज के लेवल पे आपसे बातें होंगी कि आपसे बस कहेगा अंडर एक लाख एब्जॉर्प्शन में क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम मार्जिन एब्जॉर्प्शन में, 360 माइनस को, करके। नहीं ना, इसको प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। अंडर होगा तो उसको क्या था, अंडर होगा तो उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने खर्चा कट कट लिखा था ना, होना 21,000 हाँ जी, चाहिए हाँ जी, था, हाँ तो जी, हमने कम लिखा तो उसको ऐड करके और कॉस्ट ऑफ सेल में बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास ये भी इस तरीके से कंप्लीट होता है ओवरहेड की हर किस्म की कहानी। अब मैं अपने लेवल पे सारी मैंने थ्री भी समझा दी है जो जो हो सकती थी। अब ये है कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे, ठीक है, इसके एमसीक्यू देखोगे और कोई बात समझ नहीं आएगी तो उसके ऊपर हम अलग डिस्कशन रख लेंगे, जी ठीक है। वही मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने 1.5 पेज पढ़ लिया तो अभी रात ही इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई थी उधर F2 में। वही कर रहा हूँ, एक तरफ एक बुक खोली है, दूसरी तरफ दूसरी। तो वो भी करो, ये भी करो, फिर इनके इकट्ठा छोटे मोटे स्टैंडर्ड है ये दोनों, इनको मुकम्मल करो।
और ये जो कहानियां ली ना ओवरहेड का मसला, ये कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन एमसीक्यू देखोगे ना तो आप कहोगे या तो बीच में हाँ बातें उठा के तो मुश्किल नहीं आती। जी जी, वो अंडर ओवर पूछ लेता है, चीजें दे दूंगे और ये वो वगैरह पूछ लेता हाँ, है। बस कॉन्सेप्ट पता हो कि हाँ कैसे चीज कैसे निकलती है, क्या हाँ प्रोसेस हाँ, है। ठीक है। तो ये ये हो बस, गया। ये मैंने ये लिखना है तो ये शेयर कर देना बस, और चलो ठीक है, ये मैं भेज देता बाकी हूँ। मैंने सारा लिख लिया है। आज जितना भी था पिछले, जितना भी ज्यादा, काफी ज्यादा था पिछले। सही है। और इसके बाद अगला शुरू करेंगे जैसे सर हमारे कहते हैं आपके, ये वो शुरू वो करें। सुबह 9 बजे है उनकी क्लास। अच्छा, चलो इस क्लास को फिर यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। FA2 का भी आपके इसके अलावा कोई नहीं, अब ये है कि इन्वेंट्री को ना तैयार करो और कल ना, कल के आपके पास देना है दोनों का, ठीक है। हाँ परसों इसको टेस्ट ठीक लेके है, ना छोटे मोटे स्टैंडर्ड है, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। और फिर इस साल पेपर कब है आपके वैसे? वो सुबह जाना है मैंने और ऑन ने पता करना है। अच्छा, ठीक ठीक। तो